आजादी के बाद से अब तक महाराष्ट्र में न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन मीरा भयंदर में द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लोगों से लगान वसूलती चली आ रही है। दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। महाराष्ट्र कांग्रेस ने यह दावा किया था कि ठाणे जिले में मीरा भयंदर के जिस इलाके पर एक प्राइवेट कंपनी लोगों से टैक्स वसूल कर रही है, वो इलाका 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी इतने बड़े इलाके में 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इलाका, इतने बड़े इलाके में जहां भी कोई इमारत बनाएगा, जहां भी इमारत का रिकंस्ट्रक्शन होगा, पहले एनओसी के नाम पे वसूली करेगी ये कंपनी। लेकिन इसके बावजूद मीरा भयंदर के लोगों से लगान वसूलने वाली द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र के सरकारी विभाग खुद द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को लगान वसूलने का लाइसेंस देकर बैठे हैं। दरअसल वर्ष 2008 में द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने मीरा भयंदर में 2905 एकड़ जमीन पर दावा किया था, लेकिन वर्ष 2015 में ठाणे कलेक्टर ने मीरा भयंदर में लगभग 8995 एकड़ जमीन द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को अवैध तरीके से ट्रांसफर कर दी। यानी मांगी कम मिली ज्यादा कलेक्टर की मेहरबानी से। यानी आज के वक्त में मीरा भयंदर के लगभग पूरे इलाके पर द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का अवैध कब्जा है। महाराष्ट्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को 7/12 कहा जाता है और इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है 7/12 उतारा। इसमें प्रॉपर्टी के सामने मालिक का नाम और बाकी की तमाम जानकारियां लिखी जाती हैं, जैसे इस प्रॉपर्टी का पहला मालिक कौन था, बाद में कौन कौन कब कब इसके मालिक बने। महाराष्ट्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 7/12 में भी मीरा भयंदर की 8995 एकड़ जमीन का मालिक द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को बताया गया है। और इसी वजह से मीरा भयंदर इलाके में जब भी कोई शख्स किसी भी जमीन सौदे की रजिस्ट्री करवाता है, तो सबसे पहले महाराष्ट्र का रेवेन्यू डिपार्टमेंट यह देखता है कि क्या उस जमीन के सौदे से पहले जमीन के मालिक ने द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी से एनओसी ली है या नहीं ली है। और अगर एनओसी नहीं होती है तो उस जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं होती है। इसीलिए लोगों को पहले द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को लगान के तौर पर लाखों रुपए देने पड़ते हैं और उसके बाद सरकार को जमीन सौदे पर स्टांप ड्यूटी भी चुकानी पड़ती है। तो यह बात तो बिल्कुल तय है कि शुरुआत में इतनी बड़ी जमीन द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास नहीं थी, क्योंकि कंपनी खुद इस कॉन्ट्रैक्ट के साल यानी कि 1945 में अस्तित्व में आई थी। यानी 1945 में ही कंपनी बनी, 1945 में ही यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मालिकाना हक तो कंपनी के पास कभी था ही नहीं। इस कंपनी का तो यह काम था कि सिर्फ लगान वसूलने का ठेका इस कंपनी को दिया गया था। तो आखिर द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी किस बात का मालिकाना हक जताकर लोगों से पैसा वसूल कर रही है? महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर राधा कृष्ण विखे पाटिल से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। सन्मान्य सदस्य प्रतापराव सरनाईक साहेबांनी या ठिकाणी दिलेली आहे आणि वस्तुस्थिती आहे, केवळ कुठेतरी कायद्याचा एखादा आधार घेऊन वर्षानुवर्ष पुन्हा तेच प्रकरण पुढे नेत राहायचं। मी मगाशी सांगितलं की एक प्रचंड लूट सुरू आहे या नावाखाली, म्हणजे मला वाटतं देशातलं एकमेव उदाहरण असलं पाहिजे। आणि त्यामुळे ह्या अशा पद्धतीने बरं रिडेव्हलपमेंट आलेल्या बिल्डिंग ज्या आहेत त्यांच्याकडून सुद्धा प्रति स्क्वेअर फूट काही त्या निमित्तानं कमिशन घ्यायचं। अध्यक्ष महोदय म्हणून हा जो न्यायालयाचा पूर्ण सन्मान राखत त्याचा न्यायालयाचा आधार घेत प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या निर्णयाच्या विरुद्ध जाऊन ती स्थगिती देण्याच्या संदर्भातली जी अध्यक्ष महोदय या कंपनीची भूमिका राहिली, म्हणून आम्ही आता राज्याचे जे ॲडव्होकेट जनरल आहेत त्यांचा त्या ठिकाणी सल्ला घेऊन आवश्यकता वाटत असेल की त्यांच्या सल्ल्याने ते आहेत एखादा सिनियर काउन्सिल घेऊन अध्यक्ष महोदय ही स्थगिती उठून या बाबतीमध्ये या कंपनीच्या विरोधात थेट कारवाई करून अध्यक्ष महोदय। तो राजस्व मंत्री की इस प्रतिक्रिया को आपके सुनाने के पीछे एक वजह थी। वजह यह कि मामला सरकार के संज्ञान में है। वजह यह कि सरकार यह जानती है कि ज्यादती हो रही है। वजह यह कि सरकार यह भी जानती है कि कोर्ट के आदेशों के अंदर छुपकर यह कंपनी गलत कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। दरअसल इस बड़े खुलासे की पूरी पड़ताल जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी ने की है।
और अंकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, आपने कई महीनों की पड़ताल के बाद सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर मीरा भयंदर की ईस्ट इंडिया कंपनी की लगान वसूली पर इतना बड़ा खुलासा किया है, और हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो कागजात हैं ये भी निकालना काफी मुश्किल काम है। कोई ऐसे कामों में पड़ता नहीं है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, कई कई लोग मिले होते हैं, जिसमें संलिप्तता बड़े बड़े अधिकारियों की होती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की होती है। लेकिन अब भी एक सवाल है जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं, और सवाल यह है कि मीरा भयंदर के किसानों से ब्रिटिश काल में 1/3 फसल लगान के तौर पर वसूलने का करार हुआ था, तो फिर यह लैंड रेवेन्यू में कैसे बदल गया? मतलब द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को तो सिर्फ लगान वसूलने का अधिकार मिला था, वो मीरा भयंदर में जमीन के मालिक कैसे बन गए? यह एक बड़ा सवाल है, और जो आपकी एनालिसिस अब तक की है वो क्या कहती है? राम, एक शब्द आपने बार बार कहा, इसका इस्तेमाल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें आजादी, हमने जब भी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी उस कंपनी का जिक्र था जिसने भारत में रहकर भारत पे राज किया और बहुत ज्यादा लगान लिया, हम पे अत्याचार किए, वगैरह वगैरह वगैरह। आज हम 2024 में खड़े होकर इस शब्द का वापस से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका भले ही जो इसका अर्थ वो बदल गया हो, जो व्याकरण का जो अर्थ है वो बदल गया हो, लेकिन इसके एब्रिविएशन अभी भी वही निकलते हैं। अब ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की शक्ल में हमारे सामने खड़ी हो गई है, और ये मैं इसलिए भी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं क्योंकि खुद राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर विधानसभा के पटल पर खड़े होकर ये ऑफिशियली ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से ये कंपनी इतने सालों से इलीगल तौर पर या फिर कानून की पेचीदगियों का इस्तेमाल कर लोगों से लगान वसूल रही है, और लगान वसूलने के लिए बकायदा वो कानूनी दावपेच खेलती है। फिलहाल सरकार का दावा यह है कि वो अपनी तरफ से सीनियर काउंसिल को या अटॉर्नी जनरल को खड़ा कर वो इस केस को आगे लेके जाएंगे, लेकिन उसका स्टेटस अभी तक बहुत हद तक क्लियर नहीं हो पाया है। ये दिसंबर 2023 का माननीय जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं यहाँ के महाराष्ट्र के राधाकृष्ण विखे पाटिल का, उनका ये अपना जवाब था जो हमने लोगों को सुनाया है। चलिए थोड़ा सा आप अगर अपने दर्शकों को वो एनओसी की कॉपी अगर आपके हाथ में हो राम जी, और अगर आप वो दिखाएं तो मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए उसके अंदर टेक्निकल मैटर है। आप वो कॉपी लीजिए एनओसी के, एनओसी में की लैंग्वेज पे अगर अपन जाते हैं, जिसमें उन्होंने सोसाइटी का जो नाम के आगे जब अपनी बात कहना शुरू करते हैं तो कहते हैं द अबव रेफर्ड सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड आवर राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड लैंड। अब ये अपने आप में सबसे बड़ी जो मैं कहता हूं बोन ऑफ कंटेंशन यहां पर निकल के आता है, क्योंकि कई सारे ऑर्डर्स हमारे पास हैं, चाहे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं, माननीय उच्च न्यायालय के हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हमारे पास हैं। हमारे पास और भी तमाम दस्तावेज जो लगातार ये वाली बात साबित करते हैं कि इस कंपनी को एज पर द ऑर्डर ऑफ झेंडे जो कलेक्टर थे 2008 की, उनकी जो इतनी बड़ी रिपोर्ट थी जो पूरा आधार बन रही है, उसके आधार पे सुपीरियर लैंड होल्डर जरूर माना गया है, वो भी जो कलेक्टर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक। लेकिन इसका जो टाइटल है, इसके जो राइट्स हैं, वो अभी भी चैलेंज किए जा सकते हैं, और इसके लिए जो भी पार्टीज आ रही हैं, अगर कोई रिट पिटीशन अपने दाखिल कर रही है या अपनी तरफ से कोई भी कानूनी प्रक्रिया में आगे जाना चाहती है, तो उसको सिविल कोर्ट जाने की परमिशन है, अपनी तरफ से उसके द्वार ओपन है, ये हर ऑर्डर कहता है। वो मेरे पास तमाम वो दस्तावेज इस वक्त मौजूद हैं। इसीलिए मैं ये जो एनओसी है, वो पहले तो मैं वही जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि जो कोई भी सोसाइटी वो हमारा राइट और हमारा टाइटल एक्सेप्ट कर रही है, नहीं, ये थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है बोर्ड ऑफ कंटेंशन है, और यहां पर कोई भी पार्टी जाकर इनके राइट को, इनके टाइटल को जाकर जो सिविल कोर्ट है, चूंकि ये सिविल मैटर है, तो वो जाकर वहां पर इसको चैलेंज कर सकती है। इस बात के ऑप्शन हमेशा खुले थे और खुले हैं, ये बात बहुत हद तक क्लियर है। दूसरा, इस पूरे के पूरे प्रकरण में कहां कहां धांधलेबाजी हो रही है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हर स्तर पर, अलग अलग स्तर पर यहां पर धांधलेबाजी हो रही है। और धांधलेबाजी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पहली चीज, आप ये जो लेटर आप देख रहे हैं, एनओसी का लेटर, आप किसी को एनओसी दे रहे हैं एक पैसे की एवज में, और इसके ऊपर आपने सर्वे नंबर लिख दिया, इसके ऊपर आपने न्यू सर्वे नंबर लिख दिया, इसमें आपने हिस्सा नंबर लिख दिया, आपने इसमें एरिया उस सोसाइटी का कितना वो लिख दिया, लेकिन आपने एक जगह पे ये मेंशन नहीं किया कि एक सोसाइटी से जब आप उसको एनओसी दे रहे हैं या फिर डीम्ड कन्वीनियंस के लिए कोई सोसाइटी जा रही है तो उसको एनओसी जो दे रहे हैं उस पर आपने वो रेट मेंशन क्यों नहीं करी है जो कि आप उनसे वसूल रहे हैं।
क्योंकि हमारे पास जी न्यूज के पास ऐसे बहुत ज्यादा टेस्टिमोनीज हैं, कई सारे ऐसी सोसाइटीज के, कई सारे लोगों के, कई सारे यहां जो लोग रहते हैं उनके, जो ये वाली बात कहती है जी कि बकायदा उनसे बहुत बड़ी रकम ऐसी होती है जिसको कैश में लिया जाता है। अगर टोटल 100 रुपए हैं तो 100 रुपए का जो 70% इसका जवाब क्या यह हो सकता है जो आप बता रहे हैं कि वो पैसा क्यों नहीं लिखा गया? वो पैसा शायद इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वो कोई फिक्स अमाउंट है ही नहीं। अगर कंपनी नियम के मुताबिक कोई चीज लेती है तो 100 रुपए रेट होगा तो 100 जाएगा, 200 होगा 200 जाएगा, 400 होगा 400 जाएगा। किसी को 400 का रेट 150 नहीं लगेगा अगर कंपनी नियम के हिसाब से चलती है। अगर कंपनी वो स्लिप काट कर देती है, वो बाकायदा उस पर जीएसटी टैक्स जितनी भी चीजें हैं वो चुकाती है, तो शायद वो इस चीज को लिखते। लेकिन लोग पैसा देते हैं, वो बता रहे हैं, और कंपनी इस पर कुछ कह रही है क्या? देखिए, कंपनी से जब हमने ऑफिशियल तौर पे बात करने की कोशिश करी, कंपनी फिलहाल सामने आकर इस मुद्दे पे खुलकर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जरूर हैं। एक जो झंडे हैं उनकी जो रिपोर्ट है, आपके सवाल को मैं चूंकि आगे लेके जा रहा हूं, चूंकि आपने कहा कि वो पैसे का क्या होता होगा, तो उसका एक मेरे पास जवाब है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये जो हाईलाइट हुआ पॉइंट है ये आपको यहां पर दिखाएंगे। ये वाला 2 नंबर का पॉइंट है, और इसके अंदर कहा गया है कि जब ये 150 साल पहले ये 999 साल की जो लीज डिसाइड हुई थी, तब ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति जो लगान वसूल रहा है, 1/3 जो फसल वसूल रहा है, उसको सरकार को 6,791 रुपए 9 आना और 6 पैसे जो होंगे वो गवर्नमेंट को देने होंगे। ये बात बहुत हद तक क्लियर थी। अब यानी अभी भी कुछ ऐसा पैसा है जो वसूला जा रहा है, जो पूरा पैसा वसूला जा रहा है, जो मैंने अब काफी पीछे चलते हैं, जो 70% और 30% का जो रेशियो जो जा रहा है 100 रुपए में से कि 70 कैश किया जा रहा है, जो आरोप है कई लोगों के, हमारे पास इस बात के सबूत हैं। तो 70% पैसा कैश में लिया जाता है, 30% पैसा बैंक ट्रांसफर के जरिए लिया जाता है, और चूंकि वो बैंक ट्रांसफर है तो उसको शो करना बुक्स में इजी होता है, और उसी की हिस्सेदारी अगर गवर्नमेंट को आज की प्रपोर्शन में क्या जा रहा है, इस बात का कोई कहीं पर भी कोई भी बात मेंशन नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, हमने बहुत कोशिश करी, हमने पूछने की भी कोशिश करी कंपनी से, लेकिन हमें इस बात का जवाब नहीं मिला कि आज की तारीख में कंपनी किस रेशियो में, क्योंकि ये जो 6,791 रुपए की रकम तय हुई थी 150 साल पहले तय हुई थी, लेकिन आज उसका क्या वैल्यूएशन हुआ है वो किसी को नहीं पता है। तो ये एक वो वाली बात है कि जो कहां धांधलियां हो रही हैं और बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों तरह की जो पार्टीज आती है, एक वो जिसका अपना लैंड है, जिसका पूरा का पूरा लैंड अपना है, उसको आज नए सिरे से अपना सर्वे करके अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसको भी आज की तारीख में इस कंपनी से एनओसी लेनी होगी। और अगर कोई पुरानी सोसाइटी है, उस सोसाइटी को रीडेवलपमेंट में जाना है तो उसको डीम्ड कन्वीनियंस चाहिए होगा, और उसके लिए एनओसी चाहिए होगी, तो उसको भी आज इस सोसाइटी के, इस कंपनी के पास जाकर अपनी एनओसी चाहिए होगी, और उसके विद में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए, क्योंकि साइज काफी बड़े बड़े हैं लैंड के, तो उसके हिसाब से पे करने होंगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि वो जो पैसा है, पहला तो 70% पैसा जो आरोप आ रहा है कंपनी के ऊपर, वो जा आ रहा है, उसकी हिस्सेदारी किस किस के पास है, उसमें कौन कौन पार्टनर हैं, ये क्या काम नहीं होना चाहिए? क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ रही है? पहला सवाल तो ये अपने आप उठता है। दूसरा, 30% का जो पैसा जा रहा है, क्या ये आप सरकार को चपत सीधे तौर पे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? इस बात की जांच को भी रेवेन्यू मिनिस्ट्री को आगे रेफर करना चाहिए कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये जो कितने बड़े पैमाने पर न केवल आप लूट मचा रखी है, बल्कि आप सरकार के खातों को भी, एक चीज मैं जरूर समझना चाहता हूं और दर्शक भी इस बात को समझना चाहते होंगे। विपक्ष के लोग जानते हैं, सवाल उठाते हैं विधानसभा में, सरकार जानती है कि क्या हो रहा है। बेबसी भरा एक बयान में कह सकता हूं कि रेवेन्यू मिनिस्टर का हमने विधानसभा के पटल पर सुना। क्या चीजें ऐसी हैं जो सरकार को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कार्रवाई करने से रोकती हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्या ये केस लड़वाने के लिए प्रॉपर वकील सरकार हायर नहीं कर रही, या दरअसल इच्छा शक्ति की कमी है कि जो हो रहा है उसमें कुछ हिस्सा दाएं बाएं करके इधर उधर भी जाता ही होगा, जैसा कि लोग समझते हैं और जानते हैं? तो क्या उसकी वजह से ये चीजें रुकी हुई हैं, या वाकई कानूनी पेचीदगी इतनी ज्यादा है कि इसमें सरकार पड़ना नहीं चाहती?
देखिए, कानूनी पेचीदगियों की आपने बात करी। मैं आपसे मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट और फैले हुए हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट 1945 से हमारे पास मौजूद हैं। अलग अलग वक्त पे अलग अलग दौर आया है। एक जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है तो मुझे बताना चाहिए अपने दर्शकों को, ये हमारे पास डिविजनल कमिश्नर है कोंकण डिवीजन के, उनकी एक रिपोर्ट है। चूंकि झेंडे का जो 2008 का जो कलेक्टर का ऑर्डर आया था, उसके ऊपर ये कोंकण कमिश्नर है जिसने स्टे लगाया था, उसकी कॉपी इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसकी वजह क्या, मैं दिखा रहा हूं दर्शकों को, ये कॉपी मेरे पास है। जी जी बिल्कुल, जी जी। तो इसमें मैं सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 पर ही देखिए, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर थाने सो एंड सो, जो 2008 5 सितंबर 2008 का जो झेंडे कलेक्टर थे, जो उनका ऑर्डर था जिसने इस कंपनी को सुपीरियर लैंड होल्डर बना दिया था, उसको यहां पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस रिवीजन, यहां रिवीजन की इसको जरूरत है, इसका मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि इससे पहले ये जो पूरा मैटर है ये लेजिस्लेटिव असेंबली में उठा और जो लैंड है रेस्पोंडेंट नंबर 2, क्योंकि इसके अंदर रेस्पोंडेंट नंबर 2 का नाम साफ तौर पे द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे दर्ज है, और उस पे साफ तौर पे कहा कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को एश्योर किया था उस वक्त हाउस को कि एक इंक्वायरी इस सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर कोंकण कंडक्ट करेंगे और इसकी रिपोर्ट 3 महीने में सौंप दी जाएगी, और इस तरीके से 25 मई को 2015 को यह किया गया। अब आप पेज नंबर 2 पे आइए, जरा मैं अपने दर्शकों को समझाना करूंगा। जी, दूसरे नंबर के पॉइंट का आखिरी जो पैरा है, जरा उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं दर्शकों को, ताकि वो समझ सके कि कोंकण कमिश्नर की रिपोर्ट क्या कहती है। उस रिपोर्ट में जो उस कंपनी को सुपीरियर होल्डर बना रही है, ऑन परस्यूएंट ऑफ द रिपोर्ट एंड द कंसर्न। हाँ, तो इसके अंदर बेसिकली कहा गया है कि थाने कलेक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें जो एविडेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड पे लाने में वो पूरी तरह फेल रहे हैं, और इसके अलावा तो जो लीगल प्रोविजंस ये बहुत से ऐसे दस्तावेज हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम समय की कमी के चलते आपको दिखा नहीं सके। बहुत से ऐसे दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि हां वहां पर हो रहा है, सरकार इसको कबूल करती है और सरकार ये भी मानती है कि हम इस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से अभी नहीं कर पा रहे। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम डिटेल हमारे साथ साझा करने के लिए। Zee News.